सो हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। सो फाइनली वी आर बैक विद अ क्रिया शारीर सीरीज। इस सीरीज में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 तक अपना कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 देखने वाले हैं, जिसका नाम है दोष की क्षय और वृद्धि। तो अगर क्षय और वृद्धि की बात करते हैं तो इंग्लिश में इससे हम लोग क्या समझेंगे। तो क्षय मीन्स होता है किसी चीज़ का कम हो जाना। ठीक है, कम हो गया कोई चीज़ तो वो क्षय हो गया। और वृद्धि सिंपल सी मतलब है कोई चीज़ बढ़ गई तो वृद्धि हो गई। अब दोष की क्षय वृद्धि का क्या मतलब है? जैसे दोष होते हैं हमारे वात पित्त कफ, ये शारीरिक दोष है, मानसिक दोष होते हैं अपने रज और तम। तो ये जो दोष होते हैं इनके बढ़ने से या घटने से हम लोगों को पता है कि हमारे डिजीज़ की उत्पत्ति होती है, रोगों की उत्पत्ति होती है। अगर ये साम्यावस्था में रहते हैं तो रोग की उत्पत्ति नहीं होती, अगर विकृतावस्था में आ जाते हैं तो रोग की उत्पत्ति हो जाती है। अब जो बॉडी है वो इसी से मिलके बनी है, वात पित्त कफ से। दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, ये दोष हो गया, धातु हो जाते हैं 7, मल हो जाते हैं 3। तो उनके मिलने से हमारा शरीर बनता है। और अगर ये दोष ही डिसबैलेंस रहेंगे तो हमारे शरीर में कुछ दिक्कतें उत्पन्न होंगी। अगर कम हो जाएगा तो कुछ दिक्कत उत्पन्न होगी, और अगर बढ़ जाएगा तो कुछ दिक्कत उत्पन्न होगी। तो आज इसी चैप्टर में हम लोग उन्हीं दिक्कतों के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन सी ऐसी दिक्कतें हैं जो इनके बढ़ने से और इनके घटने से हो जाती हैं। तो ये चैप्टर उसी पे बेस्ड है। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या है। पहले यहाँ पे श्लोक दिया हुआ है, दोष धातु मलमूलम ही शरीरम। ये अपना नॉर्मल सा श्लोक है, आपने पढ़ा है पिछले में। तो यही लिखा हुआ है कि दोष धातु में मल शरीर के मूल माने गए हैं, कि हाँ इन यही हैं बेसिक अपने शरीर के। फिर यहाँ लिखा हुआ है रोगस्तु धातु वैषम्यम दोष साम्य आरोग्यता, कि अगर दोष वैषम्य अवस्था में रहेंगे, जो दोष हैं वातपित्त कफ, अगर वो डिसबैलेंस रहेंगे, वो साम्यावस्था में नहीं रहेंगे तो हमारे रोग की उत्पत्ति होगी। और अगर दोष साम्यावस्था में रहते हैं तो उसे हम लोग आरोग्य बोलते हैं। आरोग्य मीन्स नेचुरल स्टेट, और डिजीज का ना होना इज आरोग्यता। अब यहाँ लिखा हुआ है कि दोष की विकृत अवस्था पर दृष्टि डाले तो इसे दो प्रकार से उल्लेख प्राप्त होता है, या तो क्षय हो जाएगा या तो वृद्धि हो जाएगी। अभी विकृतावस्था की बात कर रहे हैं कि हाँ डिसबैलेंस हो गया तो या तो कम हो जाएगा या तो बढ़ जाएगा, इसके अलावा तो थर्ड कोई ऑप्शन होता ही नहीं। फिर अगर कहें क्यों होता है ऐसा, तो सिंपल सी बात है। एक आपने चरक के चैप्टर 1 में पढ़ा होगा, सामान्य विशेष सिद्धांत। सामान्य विशेष सिद्धांत, इसमें जो विशेष होता है किसी चीज़ को कम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और सामान्य होता है किसी चीज़ को बढ़ाने के लिए, किसी चीज़ की वृद्धि करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब आपने चरक में फर्स्ट चैप्टर में अगर पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो अभी पढ़ेंगे आप। उसमें श्लोक आता है, सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम वृद्धि कारणम ह्रास हेतु विशेषश्च प्रवृत्ति उभयस्तु। तो सर्वदा सर्वभावनाम, सभी भावों से हमेशा सर्वदा जो वृद्धि का कारण होता है उसे हम लोग सामान्य बोलते हैं। ह्रास हेतु विशेषच, हेतु मीन्स होता है किसी चीज़ का कारण, ह्रास मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना, कम कम करना। तो किसी चीज़ की कमी होने में जो कारण है वो है विशेष। ठीक है, तो ये चीज़ चरक के चैप्टर 1 में चरक ने बताई है, सामान्य विशेष सिद्धांत की। इनके अकॉर्डिंग ही शरीर में कोई चीज़ बढ़ती या कम होती है। इसके बारे में और डिटेल में आप चरक में पढ़ेंगे। यहाँ पे बस इस सिद्धांत को एक बार देख लेते हैं कि क्या सिद्धांत है और कितने टाइप्स का होता है। अब जैसे शरीर में सभी भावों की वृद्धि करने वाला सामान्य कहा गया है, और ह्रास करने वाली को विशेष कहा गया है। अब सामान्य के 3 प्रकार माने गए, द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य और कर्म सामान्य। अब जैसे द्रव्य सामान्य है तो द्रव्य सामान्य के अंतर्गत जैसे मांस खाने से मांस की वृद्धि होती है, इसमें मांस की द्रव्य सामान्यता निहित है। इस प्रकार रक्त की कमी होने पर रक्तपान कराया जाना इस द्रव्य सामान्य का उदाहरण। तो द्रव्य सामान्य इतना समझ गए होंगे आप कि मांस खाने से मांस की वृद्धि हो रही है, मांस खाने से मांस बढ़ता है। अब जैसे मछली हो गई या फिर जो भी होता है, तो वो मांस खाने से अपने शरीर में मांस की वृद्धि होती है। तो ये जो सामान्य है, ये जो प्रिंसिपल कहलाया, वो कहला रहा है द्रव्य सामान्य। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आ गई। अब ये तो आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट्स हैं, ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी आपको। ये कुछ सिद्धांत होते हैं जो आयुर्वेद बताता है। अब जैसे चरक ने सारे जो सिद्धांत हैं ये बताए हैं, बहुत ज़्यादा आजकल की लाइफ में भी यूज़फुल होते हैं। फिर दूसरा आता है गुण सामान्य। जैसे हम लोग डेली लाइफ में इसे यूज़ भी करते हैं जब हम लोग चिकित्सा करते हैं। जैसे किसी चीज़ की कमी हो जाने पर दूसरी चीज़ हम लोग देते हैं कि हाँ ये ले लो, इससे तुम्हारी ये जो कमी है ये दूर हो जाएगी। जैसे किसी इंसान में शुक्र की
कमी हो गई है, शुक्र की वृद्धि करवानी है हम लोगों को, तो वृद्धि करवाने के लिए हम लोग उससे बोलेंगे कि दूध पियो, घृत खाओ, तो इससे शुक्र की वृद्धि हो जाएगी। तो ये जो सामान्य है, ये प्रिंसिपल है, इसको हम लोग बोल रहे हैं गुण सामान्य। कैसे हो रही है? क्योंकि जो दूध के गुण हैं उसकी वजह से शुक्र की वृद्धि हो रही है। ठीक है, किसी दूसरे द्रव्य की वृद्धि नहीं हो रही है, यहाँ शुक्र की वृद्धि हो रही है, क्योंकि दूध और घृत के गुण शुक्र के गुण के समान होते हैं। अब समान गुण है, इस वजह से वो इंक्रीज कर रहा है। तो ये गुण सामान्य के एग्जाम्पल हो गया। फिर आता है कर्म सामान्य। तो कर्म सामान्य के अंतर्गत जैसे कफ का कार्य स्थिरता प्रदान करना होता है, अतएव सोने से कफ की वृद्धि होती है। अब कर्म में कोई हम लोग ऐसे कर्म करते हैं, काम करते हैं, जिससे उन दोषों की वृद्धि हो। जैसे दिन में सोने से, दीवा स्वाप करने से हम लोगों को पता है कि कफ की वृद्धि हो जाती है। तो वही लिखा हुआ है कि अगर हम लोग सो रहे हैं तो उससे कफ की वृद्धि हो रही है। तो इसे हम लोग एग्जाम्पल मानेंगे कर्म सामान्य का। ठीक है, तो ये चीजें हैं। आगे देखते हैं और कौन कौन सी चीजें। तो इसी प्रकार विशेष के भी 3 प्रकार होते हैं। जैसे सामान्य के हम लोगों ने 3 प्रकार पढ़े, वैसे ही विशेष के भी होते हैं, द्रव्य, गुण और कर्म। अब इसके अंदर का डिटेल में आप पदार्थ विज्ञान में पढ़ेंगे, पदार्थ विज्ञान में नहीं, चरक संहिता में पढ़ेंगे, चरक में पढ़ेंगे। और हाँ, पदार्थ विज्ञान में भी आता है, लास्ट चैप्टर होता है, पेपर 1 का 11वां चैप्टर होता है शायद, या 10वां चैप्टर होता है, देख लीजिएगा। तो उसमें आता है सामान्य विशेष सिद्धांत, और उसके एप्लीकेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो वहाँ पे आप पढ़ेंगे और ज़्यादा डीप में इसमें। फिर यहाँ द्रव्य विशेष की बात करते हैं। तो द्रव्य विशेष सिंपल सी बात है, जैसे मांस खाने से मांस की वृद्धि हो रही थी, तो द्रव्य सामान्य का वो एग्जाम्पल था। वैसे ही यहाँ पे किसी एक द्रव्य को खाने से, एक द्रव्य का यूज करने से दूसरे द्रव्य कम हो जाएंगे। जैसे अस्थि और मांस होता है, अस्थि जो होता है बोन्स, और मांस होता है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अगर मांस कम होगा तो अस्थि ज़्यादा होगी, अस्थि कम होगा तो मांस ज़्यादा होगी, इस तरीके से ये चलता है। अगर मांस को कम करना है तो हम लोग उसे उसमें अस्थि का प्रयोग करवाएंगे। अब कैसे करवाएंगे, वो आयुर्वेद वाली चीज़ें हैं, वो आगे चल के और डिटेल में आएगी। बस यहाँ पे इतनी उदाहरण याद रखिए। अब गुण विशेष का है, जैसे गुण विशेष के अंतर्गत वायु, रुक्ष, लघु, शीत, ये सब जो होते हैं वात के गुण होते हैं। और तैल, स्निग्ध, गुरु, उष्ण जो होता है, तेल, वो जो वात के गुण होते हैं उससे विपरीत होते हैं उसके गुण, इस वजह से वो वात का कम करता है। अब जैसे कहीं पे जॉइंट है, जॉइंट्स होते हैं अपने बॉडी में, नी जॉइंट है, वो जॉइंट है, तो अगर जॉइंट है तो उसमें अगर कहीं भी कोई धातु की कमी हो जाती है तो वहाँ पे एक स्पेस बन जाता है, ऐसा आयुर्वेद बोलता है। तो वहाँ पे वात की वृद्धि हो जाती है। अब वात की वृद्धि से दर्द होता है, चलने में दिक्कत होती है, रुक्ष आवाज़ आती है, उसमें स्निग्धता खत्म हो जाती है, ऐसे बोलते हैं ग्रीस खत्म हो गई है। तो उसमें हम लोग तेल लगाते हैं, तेल जो होता है लगाते हैं, अभ्यंग करते हैं, मसाज करते हैं। तो वो क्यों वात का शमन कर देता है, और उसके शमन होने की वजह से जो शूल है, रुक्षता है, वो सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं, क्योंकि जो तेल है उसका जो गुण है वो वात के गुण से उल्टा है, इस वजह से वात का शमन कर देते हैं। सिंपल सी चीज़ है। फिर कर्म विशेष की बात करें तो कर्म के अंतर्गत जैसे वायु का कर्म चल है, इसलिए बैठे रहने से या सोने से वात का क्षय हो जाता है। अब जैसे बैठे हैं या सो रहे हैं तो उससे कफ की तो वृद्धि हो रही है, कफ की वृद्धि हो रही है और वात का शमन हो रहा है, वात कम हो रहा है। तो ये जो कफ की वृद्धि हो रही है इसे हम लोग बोल रहे हैं कर्म सामान्य, और ये जो कर्म सामान्य और ये जो वात कम हो रहा है इसको बोल रहे हैं कर्म विशेष। ठीक है, कर्म विशेष। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे प्रमेय में चक्रमण। तो जब प्रमेय है, प्रमेय मतलब होता है डायबिटीज, उसमें वो बोल रहे हैं कि चलना चाहिए, चक्रमण करना चाहिए। तो चक्रमण कर रहे हैं, तो चक्रमण करने से, टहलने से वात जो होता है वो बढ़ जाता है। और क्या कम होता है, कफ कम होता है। तो अगर हम लोग कफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वह कर्म विशेष होगा। ठीक है, कर्म विशेष होगा, कफ का क्षय होना। अब फॉर एग्जाम्पल आपके में एमसीक्यूज आते हैं, तो अगर एमसीक्यू आता है प्रमेय में चक्रमण करने से कफ का क्षय होना, ये किसका एग्जाम्पल है? तो आप सिंपल सी बात
है बोल देंगे वहाँ पे, ये कर्म विशेष का एग्जाम्पल है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आगे चलते हैं कि और क्या क्या है। अब जैसे वात पित्त कफ का कारण क्या होता है कम और ज़्यादा होने का, तो ये कारण होता है सामान्य विशेष, सामान्य और विशेष, ये कारण होता है। अब इनके होने से क्या हो जाता है, अब कोई जैसे वात है, पित्त है या कफ है, ये कम हो गया या बढ़ गया, तो इससे क्या दिक्कत होंगी उनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे श्लोक्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जो सुश्रुत का यहाँ ये वाला जो है ये सुश्रुत का श्लोक है। फिर ये अष्टांग संग्रह का श्लोक है, ये है अष्टांग हृदयम का श्लोक, और फिर ये चरक का, ये भी चरक का। तो इसमें से मैं इंपॉर्टेंट टिक लगा देता हूँ कि आपको कौन से श्लोक याद करना है। देखो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देखो सुश्रुत का अगर याद करेंगे तो सिंपल पड़ेगा, छोटा पड़ेगा, आप लोग याद कर सकते हैं, एग्जाम में लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। 2 श्लोक लिखना बहुत ज़रूरी है, 2 श्लोक देखो आपको इसमें याद करना पड़ेगा, क्योंकि वात का क्षय है, पूरा आयुर्वेद वात पित्त और कफ पे ही डिपेंड है, इन्हीं पे डिपेंड है। तो इनका बारे में आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। अब अगर वात कम हो रहा है तो उससे क्या क्या दिक्कतें होंगी आपको ये पता होना चाहिए कि सुश्रुत ने क्या कहा है, अष्टांग हृदयम ने क्या कहा है और चरक ने क्या कहा है, इन तीनों का तो पता होना ही चाहिए। सबके श्लोक नहीं याद हो रहे हैं कोई बात नहीं, मेन श्लोक और इजी श्लोक तो आपको याद करने ही चाहिए। जैसे यहाँ पे सुश्रुत वाला है, छोटा सा है, वातशय मंद चेष्टा अल्प वाक्यत्वम प्रहर्षो मूढ़ संगीता च। तो सुश्रुत बता रहे हैं कि वात के क्षय होने पर शरीर की जो चेष्टाएं होती हैं, मतलब जो हमारे काम होते हैं, जो हम लोग वर्क करते हैं, क्रिया करते हैं, उसमें कम मंदता आ जाती है, कम हो जाता है, धीरे हो जाते हैं। बोलने की शक्ति जो होती है वो भी कम हो जाती है। जो देखो वातल पुरुष हम लोगों ने पढ़े थे, अब जो वातल पुरुष होते हैं वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तो अकबर वात की कम हो जाएगी तो वो बोलना कम हो जाएगा, उनका मन की प्रसन्नता कम हो जाएगी, क्योंकि हर्ष उसकी वजह से होता है, वात की वजह से होता है। संज्ञा की अल्पता का हो जाना बताया गया है, ये सुश्रुत ने बताया। इतनी चीज़ें आप लिखेंगे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके एग्जाम्स में आता है बादशाह के बारे में लिखो, तो सिर्फ इतना सा ही लिख के तो आप नहीं दे देंगे, उतने में तो नंबर नहीं मिलने वाला। इसीलिए आपको 2 श्लोक लिखना इंपॉर्टेंट है। अब जैसे अष्टांग हृदयम है, तो अष्टांग हृदयम का श्लोक इंपॉर्टेंट माने जाते हैं क्रिया शरीर में, तो आप ये याद कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये चरक का है, ये वाला श्लोक, उत्साहोच्छ्वास निश्वास चेष्टा धातु गति समा समो मोक्षो गतिमताम वायु कर्म विकारजम। तो ये जो श्लोक है ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे जो टीचर्स होते हैं वाइवा लेते हैं तो उनको ये वाला श्लोक चाहिए होता है। इसीलिए 2 श्लोक आप याद कर लीजिए, कोई भी सुश्रुत का याद करना है सुश्रुत का याद कर लीजिए, छोटा सा है। अष्टांग हृदयम का याद कर सकते हैं क्योंकि वो प्रायोरिटी में रहता है क्रिया शरीर में। बाकी आपके ऊपर है, अगर अष्टांग हृदयम का नहीं याद करना है तो कोई बात नहीं, क्योंकि अष्टांग हृदयम का जो 11वां चैप्टर है वो आएगा तो उसमें भी ये श्लोक दिखेगा आपको। इसीलिए यहाँ पे अगर याद कर लेंगे तो आपके 2 सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। 11वां चैप्टर जो है अष्टांग हृदयम का, उसमें भी यही बताया गया, दोषों के बारे में ही बताया गया है, तो यहाँ पे याद करने से वहाँ पे ईजी हो जाएगा। अब बाकी ये है, तो ये सेकेंड ईयर में आएगा, आपको डायरेक्ट मिलेगा, अभी यहाँ पे चरक में नहीं मिलेगा, तो आप इसको छोड़ सकते हैं, बट याद करना ही पड़ेगा आपको आगे चल के, वाइवा के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी ये लिखा हुआ है, अब इसके बारे में बता देते हैं कि अष्टांग हृदयम क्या कह रहा है कि वात की न्यूनता होने से शरीर में अवसाद मतलब शिथिलता आ जाती है, बहुत लूजनेस हो जाती है, बोलने एवं चेष्टाओं में अल्पता आ जाती है, कम बोलने लगता है, संज्ञा मुँह हो जाता है। कफ की वृद्धि होने से कफ की वृद्धि से होने वाले विकार की उत्पत्ति होती है, जो कफ की वृद्धि होती है। अब जैसे वात और कफ है, इन दोनों के जो गुण हैं ये दोनों के विपरीत हैं। अब अगर वात कम हो रहा है तो कफ, सिंपल सी बात है, वो बढ़ जाएगा, तो जो कफ की वृद्धि से जो विकार होते हैं वो उत्पन्न हो जाएंगे। अब चरक ने क्या बताया है यहाँ पे, ये बताया है वात का कर्म, ये वात का कर्म है, ये क्षय वाला श्लोक नहीं है। क्षय वाला श्लोक ये देखिए, ये है, ये उसका है, कर्म का है, ये है कर्म का। तो क्या कर्म होता है वात का, ये कर्म होते हैं। अब सिंपल सी बात है, अगर क्षय होगा तो इन्हीं ये जो कर्म है ना, इनका ही कम, यही सारे कम हो जाएंगे। उत्साह कम हो जाएगा, श्वास निश्वास वाले जो चेष्टाएं हैं वो कम हो जाएंगी, चेष्टाएं कम हो जाएंगी, धातु की गति कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कम हो जाएंगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें वात के कर्म होते हैं। अगर वात के कर्म आपको याद है तो सिंपल सी बात है, आप बना सकते हैं। देखो यहाँ पे श्लोक से डरने की ज़रूरत नहीं है, श्लोक्स को जितना याद करते रहोगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर आप शुरुआत में देख रहे हैं ये वीडियोस तो अच्छी बात है, अगर एट द लास्ट मोमेंट आप देख रहे हैं तो आप श्लोक्स छोड़ सकते हैं, सिर्फ हिंदी पढ़ के चले जाइए,
उतने में आपको काम हो जाएगा। बाकी छोटे छोटे जो श्लोक्स दिखते हैं आपको वो लगा दिया करिए जहाँ पे भी आपको कुछ समझना है। तो ये चीज़ बताई है चरक ने भी कि वात पित्त एवं कफ के क्षीण होने पर उत्पन्न लक्षण उनके दोष के स्वाभाविक जो रूप के कार्य होते हैं उसमें कमी आ जाती है, जो कार्य होते हैं उसमें कमी आ जाती है। अभी पित्त की बात करें तो पित्त में ये भी सुश्रुत का जो छोटा श्लोक है, पित्त क्षयो मंद ऊष्मग्नितः निष्प्रभवताम च, कि मतलब बताया है कि शरीरस्थ पित्त के क्षय होने से, मतलब जो क्षय पित्त होता है उसके अगर कम हो जाएगा तो क्या होगा, जठराग्नि मंद हो जाएगी। ठीक है, शरीर के जो काम होते हैं, जो भी काम होते हैं, जैसे पाचन वाचन होता है तो जठराग्नि होती है वो मंद हो जाती है, शरीर में प्रभा चली जाती है। प्रभा मतलब होती है उसकी ग्लो, जो ग्लो होता है वो चला जाता है, तेज लश्चर, उसको प्रभा बोल रहा है। फिर अष्टांग संग्रह ने भी बताया है, अष्टांग रिदम का इसका जो श्लोक है इसका छोटा है तो ये आप इजीली याद कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है और आपको इजीली याद हो जाएगा, इसलिए याद कर लीजिए। अष्टांग रिदम के अनुसार पित्त की क्षीणता होने पर शरीर में जठराग्नि की मंदता, शीत की अधिक लगना और प्रभा क्रांति का क्षय हो जाना। इन्होंने भी सेम सुश्रुत के अकॉर्डिंग ही चीज़ें बताई हैं। अब जैसे ये है तो ये कर्म है पित्त का चरक के अकॉर्डिंग। तो चरक बता रहे हैं दर्शनम पक्तिरूष्मा च श्रुत तृष्णा देह मार्दवम प्रभा प्रसादो मेदश्च पित्त कर्म विकारजम, कि दर्शन देखना, पक्तिरूष्मा मतलब जो गर्मी होती है वो प्रदान करना, शुद्ध तृष्णा, तृष्णा जो होती है उसको लाना, भूख प्यास ये सब पित्त की वजह से होती है। देह मार्दवम, कि ठीक है जो देह होता है उसमें दृढ़ता होती है वो इसकी वजह से आती है, कांति आती है। प्रभा प्रसादो मेधश्च, जो प्रभा होता है अभी हम लोगों ने देखा लश्चर होता है उसको प्रभा बोलते हैं, प्रसादो मेधश्च, इन सब चीज़ों में कमी आ जाती है। देखो पित्त में अभी आप पढ़ेंगे आलोचक पित्त होता है वो दो तरीके का होता है, चक्षु वैशेषिक और बुद्धि वैशेषिक। तो उसमें जो हम लोग देखते हैं और जो हम लोग सोचते हैं मन और जो हमारे ब्रेन की एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें भी पित्त का रोल होता है, इसीलिए उन सब चीज़ों में दिक्कतें आने लगेंगी। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं छोटी छोटी, ये आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उससे ज़्यादा आप धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे और चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। आयुर्वेद में भी यही है कि फर्स्ट ईयर जिस दिन कंप्लीट हुआ उस दिन आपको आयुर्वेद समझ में आ जाएगी कि हाँ करना क्या है अब मुझे। इसीलिए जितनी जल्दी हो सके अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, आप दूसरों से आगे हो जाइए, AIPGT की तैयारी करिए, मस्त अपना PG निकाल के अच्छा सा कॉलेज लेके अपना मज़े करिए। फिर श्लेष्माशय के लक्षण, अब जैसे कफ है तो कफ का कम हो जाना है पे क्या होगा, देखो वात जब कम हो रहा था तो वो दिक्कतें आ रही थी जो कफ के बढ़ने पे आती हैं, अब कफ कम हो रहा है तो वो दिक्कतें आएंगी जो वात के बढ़ने पे आती हैं। सिंपल सी बात है, आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। फिर यहाँ पे सुश्रुत वाला श्लोक है, श्लेष्मशय रुक्षतः अंतर्दह आमाशय आमाशय इतर श्लेष्म आशय शून्यता संधि शैथिल्यम तृष्णा दौर्बल्यम प्रजागरणम चा, कि मतलब ये बोल रहे हैं कि शरीर में श्लेष्मा का क्षय होने पर सुश्रुत ने बताया है कि संपूर्ण शरीर में रूखापन आ जाता है, क्योंकि वात का होता है रुक्ष और इसका होता है स्निग्ध। तो अगर इस श्लेष्म कम हो गया, कफ कम हो गया तो स्निग्धता कम हो जाएगी। ठीक है, स्निग्धता कम होने पर रुक्षता आ जाएगी। अंतर्दाह मतलब शरीर में अंगों में दाह उत्पन्न होने लगेगा, बिल्कुल गरम गरम लगने लगेगा, एकदम जलने जैसे फीलिंग आएगी। आमाशय के अतिरिक्त अन्य श्लेष्मा के आशयों में शून्यता आ जाएगी, आमाशय के अलावा बाकी जगहों पे शून्यता। संधियों में शिथिलता आ जाएगी, लूज हो जाएंगी संधियाँ। तृष्णा, दौर्बल्य, अनिद्रा ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तृष्णा मतलब प्यास लगना बहुत ज़्यादा, दौर्बल्यता मतलब बल का कम होना, इम्यूनिटी कम हो जाना, अनिद्रा मतलब नींद ना आना। तो ये सारी चीज़ें बताई हैं। अब चरक ने क्या बताया इसका कर्म, स्नेहो बंधा स्थिरत्वम चा गौरवम वृष्ठा बलम क्षमा धात्री लोभश्च कफ कर्म विकारजम। एक कफ कर्म है कफ के, तो अगर कफ कम होगा तो ये जितने भी कर्म हैं वो सारे कम हो जाएंगे। स्नेहो बंधा स्थिरत्वम चा गौरता विश्वता बलम, मतलब जो स्निग्धता है बॉडी में वो कम हो जाएगी, रुक्षता बढ़ जाएगी। बंधन जो है वो ढीले हो जाएंगे। स्थिरत्वम स्थिरता कम हो जाएगी। गौरवम मतलब भारीपन जो होगा वो कम हो जाएगा। वृषता बलम, वृषता मतलब जो फर्टिलिटी है, जो
फर्टिलिटी कहते हैं उसे, जिसे वो कम हो जाएगा, बल कम हो जाएगा, जो बॉडी का शरीर का पावर है वो कम हो जाएगा। ये सारी चीज़ें कम हो जाएंगी, क्षमा का अभाव हो जाएगा, धैर्य का नाश हो जाएगा, लोभ लालच आएगा। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं कफ के कम होने पे। अब सिंपल सी बात है, वात के कम होने पे जो भी चीज़ें हो रही थी उसी के जस्ट अपोजिट वही चीज़ बढ़ जाएंगी। अब जैसे हम लोगों ने जो अभी ऊपर पढ़ा था, उच्छ्वास निश्वास चेष्टा धातु गति समास सममोक्ष गतामिताम वायु कर्म विकारजम, तो ये वाला जो था, ये वाला जो श्लोक था, इसको ध्यान में रखिए। तो इससे आप क्या बढ़ेगा क्या कम होगा उसको समझ जाएंगे। अब जैसे वायु है, अभी आपने पढ़ा नहीं है कि वायु बढ़ने से क्या हो जाता है, वात के बढ़ने से क्या होता है। सिंपल सी बात है, इस श्लोक से आप समझ जाएंगे। उत्साह का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, निश्वास श्वास निश्वास जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, चेष्टाएं जो शरीर की हैं बहुत एकदम चुस्ती और फुर्ती आ जाएगा, इंसान दौड़ने भागने लगेगा बहुत ज़्यादा। धातु गति, धातुओं की गति बहुत तेज हो जाएगी। तो यही वाली जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें वात के बढ़ने पे हो रही हैं। अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि शरीर में, जैसे अभी सुश्रुत का बताता है, शरीर में वात दोष की वृद्धि से उत्पन्न लक्षणों को महर्षि सुश्रुत ने बताया कि बोलने में कर्कशता आ जाएगी, कि मतलब रुक्ष खराश हो जाएगी, एक तरीके से बोले कृशता आ जाएगी, मतलब बहुत पतलापन आ जाएगा, कालापन आ जाएगा, ठीक है। और अंगों में स्फुरण आ जाएगा, मतलब कट कट बोलने वाली आवाज़ आएगी, स्फुरण होगा। उष्ण कामिता, कि मतलब उष्ण आहार विहार की इच्छा होगी, मतलब गरम गरम खाने की इच्छा होगी और गर्म जगह में रहने की इच्छा होगी। निद्रा का नाश हो जाएगा, कि मतलब बात बढ़ गया। जैसे कफ के कम होने पे जो भी चीज़ें थी वो सेम यहाँ पे भी लग जाएंगी। तो रिलेट करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका इन कंपैरिजन, कि आप श्लोक से रट्टा मारिए। श्लोक से रट्टा मारते हैं आप एग्जाम्स में लिखने के लिए, कॉन्सेप्ट्स बनाने के लिए आपको एक दूसरे से यहाँ पे वो करना पड़ेगा, कोरिलेट करना पड़ेगा, तभी बनेगा। फिर बल कम हो जाएगा, वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब यहाँ पे अष्टांग हृदय का एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि कृष्णता हो जाएगा, कृष्णता हो जाएगा, वही सेम पतलापन आ जाएगा, कालापन आ जाएगा, उष्ण कामता, मतलब कामत्व आ जाएगा। उष्ण कामत्व मतलब होता है कि उष्ण आहार विहार का वो आ जाएगी, इच्छा हो जाएगी। फिर कंपन, कंपन मतलब ट्रिमर्स जो होते हैं, TREMORS, ट्रिमर्स जो बॉडी शेक करने लगती है वो आ जाएगा। आनाहा, जो आंत की गति है उसमें निरोध हो जाएगा, पुरीश का अवरोध हो जाएगा, पॉटी नहीं आएगी। बलनाश, बल का नाश हो जाएगा, निद्रा का नाश हो जाएगा, इंद्रियों का नाश हो जाएगा, प्रलाप होगा, बहुत दुखी हो जाएंगे, भ्रम होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वात दोष के बढ़ने से होती हैं। दोष की फिर यहाँ पे चरक ने क्या बताया है, चरक ने यहाँ बताया कि वृद्धि होने पे जो भी स्वाभाविक गुण है उसमें वृद्धि हो जाएगी। अभी ऊपर जो देखा था, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, एक बार पढ़ सकते हैं आप कि कौन कौन सी चीज़ों में वात के बढ़ने से दिक्कतें आती हैं। फिर पित्त वृद्धि के लक्षण, तो ये सुश्रुत बताते हैं कि पित्त की वृद्धि में पीत अवभासता, मतलब पीलापन आ जाएगा त्वचा में और पूरे शरीर में। संताप मतलब टेम्परेचर बढ़ जाएगा। शीत कामिता मतलब ठंडा आहार विहार खाने का मन करेगा। आहार देखो होता है भोजन, विहार होता है जो मतलब चर्या जो होती है अपनी, उससे हम लोग विहार कह रहे हैं कि क्या काम करना चाहिए क्या काम नहीं करना चाहिए, वो चीज़ होती है। तो शीत विहार मतलब क्या होता है, ठंडक जगह पे रहने का मन करेगा, नहाने का बहुत ज़्यादा मन करेगा, ये सारे शीत विहार हो जाते हैं। अल्प निद्रा, निद्रा कम हो जाएगी, मूर्छा आ जाएगा, बल में कम हो जाएगी, इंद्रियां जो हैं अपनी सेंस ऑर्गन से कम हो जाएंगे, इंद्रियों के अपने विषय में ग्रहण करने में दुर्बलता आ जाएगी, बाकी सारी चीज़ें पीली हो जाएंगी। तो वही चीज़ें बताई गई हैं। अब यहाँ पे और बताया है कि पित्त शरीर में मूत्र, पुरीश, नेत्र, त्वचा को पीलापन प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त क्षुधा, तृष्णा, दाह, अल्प निद्रा, ये सारे लक्षण भी उत्पन्न होंगे। बस यही सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। आप जितना चाहें उतना पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। एक बार अगर आपको चीज़ों का कॉन्सेप्ट का रियलाइजेशन हो जाता है तो आपको चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, आप अपने हिसाब से भी बना के लिख सकते हैं। मेन चीज़ है कि आपको जैसे चरक वाले तीनों श्लोक्स हैं कर्म वाले, तो वो याद होने चाहिए। उससे आप क्या वृद्धि होगी क्या क्षय होगा एक आइडिया लगा पाएंगे। उसके अलावा जो अष्टांग रिदम के हैं वो याद कर सकते हैं, ठीक है। श्लेष्मा की वृद्धि, अब जैसे कफ बढ़ गया तो सिंपल सी बात है, जो भी उसके शरीर मेन काम थे वो बढ़ जाएंगे। जैसे बहुत ज़्यादा वाइटनेस आ जाएगी शरीर में और ठंडा रहने लगेगा शरीर, और देह में स्थिरता आ जाएगी, भारीपन आएगा,
शारीरिक एवं मानसिक तंद्रा आएगा, निद्रा, बहुत आलस आएगा, संधि और अस्थियों में शिथिलता आ जाएगी। तो इस सुश्रुत ने बताए हैं। फिर अष्टांग हृदय ने बताए हैं कि विविध कारणों से वृद्ध हुआ कफ शरीर में अग्निमंद मतलब जो जठराग्नि होती है उसको कम कर देगा, प्रसेक, आलस्य, गौरव, श्वेतता, शीतता, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। ये सारी चीज़ें वही हैं जो ऊपर हम लोगों ने सुश्रुत में बताई थी, वही सारी चीज़ें हैं। और चरक भी वही चीज़ बता रहे हैं कि गौरवता हो जाएगा, स्नेह ज़्यादा हो जाएगा, शून्यता, क्लेद, उपदेह, बंध, माधुर्य, ये सारी चीज़ें दिक्कत देंगी अगर कफ जो है वो बढ़ गया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें क्षय और वृद्धि में क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं उसको आपको मेन पढ़ना है। अब वात पित्त कफ इस तरीके से आप बना लीजिए, उसके बाद क्षय और वृद्धि इस तरीके से लिख लीजिए, और उसके बाद कॉपी बंद कर दीजिए और आपने क्या समझा वो लिखिए एक बार। सिंपल सी बात, आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। और अगर श्लोक याद हो रहा है तो उसे लिखते रहिए। और श्लोक देखो एक दिन में नहीं याद होते, श्लोक लिखना पड़ता है एक कॉपी में, फिर उसके बाद उसे बार बार रिवाइज करना पड़ता है, तब जाके वो श्लोक तैयार होता है। एकदम से अपने आप से चीज़ें तैयार नहीं होने वाली। आयुर्वेद में आए हैं तो आप थोड़ी मेहनत करना चालू कर दीजिए, क्योंकि किसी भी फील्ड में रहें टॉप पे रहना ज़रूरी होता है। तो टॉप पे आइए, मज़े करिए, और क्या, बहुत ज़्यादा कठिन है होता नहीं है। धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगेंगी, शुरुआत में थोड़ा सा लगता है, बाकी बाद में सारे श्लोक्स भी याद हो जाते हैं, सारी चीज़ें भी समझ में आ जाती हैं। तो उसका लोड मत लीजिए, बस कैसे आगे बढ़ना है उसका टेंशन लीजिए कि हाँ मुझे कोर्स कैसे कंप्लीट करना है। एक बार कोर्स कंप्लीट कर लेंगे ना, समझ में अपने आप आ जाएगा। तो इस चैप्टर को हम लोगों ने पढ़ा, दोष क्षय वृद्धि। अब इसके बाद हम लोग वात पित्त और कफ को डिटेल में पढ़ेंगे कि वात के क्या काम होते हैं, वात के कम होने से क्या होता है, बढ़ने से क्या होता है। यहाँ पे कम बढ़ने पे हम लोग ने क्या होता है देख लिया है, लेकिन अब इसका काम क्या होता है, ये इसके मतलब जो भौतिक कर्म होते हैं वो कौन से होते हैं, स्वाभाविक कर्म क्या होता है, ये कौन से मानसिक दोष से रिलेटेड होता है, जो कि हम लोग ने पीछे पढ़ा था। बट एक जगह पे सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके टाइप्स क्या होते हैं, उन टाइप्स के स्थान क्या होता है, वात का स्थान क्या होता है, उसके बाद इसका क्या कर्म होता है उन टाइप्स में, जैसे प्राणोदान, समान, व्यान, अपान, ये 5 टाइप्स होते हैं वात के, इनके क्या कर्म होंगे उसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इतनी चीज़ें हम लोगों को करनी है, ये कर लेंगे तो हमारा आयुर्वेद का मेन बेस कंप्लीट हो जाएगा। देखो यही सारी चीज़ें हैं, यही सारी चीज़ें आपकी चलती रहेंगी। देखो शुरुआत में ही बस कठिन होता है क्योंकि वो नई चीज़ें लगती हैं, बाकी यही सारी चीज़ें जब बार बार आएंगी तो आपको इतना दिक्कत नहीं आएगी। और हाँ, नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम पे एक कम्युनिटी है अपनी, जिसमें सारे बीएमएस जो स्टूडेंट्स हैं वो सब ऐड होते हैं और उससे एक दूसरे की हेल्प करते हैं। कोई डाउट होता है तो वहाँ पे पूछ लेते हैं, बाकी कोई भी न्यूज़, कोई भी अपडेट्स आती हैं तो उसमें मिलती रहती हैं। तो वो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। बाकी कोई भी दिक्कत हो तो वहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं मुझसे डायरेक्ट, और बाकी अपने फेलो बैचमेट से भी पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके से सपोर्ट करते रहना और मज़े करते रहो। टाटा, बाय बाय।